ओके, तो बच्चों हम अब आगे बात करते हैं, है ना। मैंने तुम्हें फॉर्मूला बता दिया था बेसिकली, है ना। फॉर्मूला तुम्हें बता दिया था कि फोर्स एक्सर्टेड बाय डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर प्लेट्स ऑन डाइलेक्ट्रिक स्लैब कितना होगा, है ना। और ये भी बता दिया था कि उसका रीजन क्या होता है। फ्रिंजिंग फील्ड की वजह से डाइलेक्ट्रिक स्लैब गेट्स पुल्ड इनसाइड द प्लेट्स ऑफ अ चार्ज कैपेसिटर। इसका अब हमें एक डेरिवेशन देखना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, फोर्स का एक्सप्रेशन इतना क्यों आता है बेसिकली। तो देखो अपन बात कर रहे हैं, अब देखो बच्चों क्या है, हम ये मान के चल लेते हैं कि एक सेल है, बैटरी है जिसका ईएमएफ है V, और इसके टर्मिनल्स जो हैं वो कैपेसिटर की प्लेट से कनेक्टेड हैं, और कैपेसिटर की जो प्लेट्स हैं वो कैसी हैं, स्क्वायर शेप की प्लेट्स। दीज प्लेट्स आर ऑफ स्क्वायर शेप्स। L क्रॉस L लेंथ, L लेंथ है, L ही उनकी विड्थ। अब इस डायग्राम में तो हमें सिर्फ L ही दिखाई दे रहा है और D इनके बीच का सेपरेशन है। हमने स्लैब को मान लेते हैं कुछ x डिस्टेंस तक इंसर्ट कर दिया है, और L माइनस एक्स लेंथ में अभी भी क्या है, एयर है या वैक्यूम। यहाँ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है और यहाँ पे एयर है, तो 1। अब देखो बच्चों बात क्या है कि क्या मैं इस सिस्टम का कैपेसिटेंस एज फंक्शन ऑफ ये डिस्टेंस x लिख सकता हूं। इस सिस्टम का कैपेसिटेंस एज फंक्शन ऑफ x कैसे लिखें वो देखते हैं। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इसका क्या आ जाएगा, C1 प्लस C2 के तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बच्चों। दो कैपेसिटर्स हैं जो कि पैरेलल में कनेक्टेड है ना। अब एयर वाले पार्ट का कैपेसिटेंस कैसे लिखेंगे, उसका एरिया, तो एरिया हो जाएगा L माइनस एक्स इंटू L एरिया इंटू एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D। और C2 कैसे लिखेंगे, K A एप्सिलॉन नॉट बाय D। तो K A वो एरिया हो जाएगा x इंटू L इंटू एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय, है ना। देखो टोटल लेंथ L है, x लेंथ डाइलेक्ट्रिक ऑक्यूपाई कर चुका है किसी समय तक,
L माइनस एक्स अभी भी अनऑक्यूपाइड लेंथ है, तो L माइनस एक्स में एयर का यूज किया और x लेंथ में डायरेक्ट। यहां से L एप्सिलॉन नॉट बाई डी कॉमन आ जाएगा, तो L माइनस एक्स प्लस के, तो ये आ जाएगा L एप्सिलॉन नॉट बाई डी इंटू L प्लस के माइनस वन इंटू एक्स। ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इतना आ जाएगा। अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर इतना आ रहा है, जैसा हम देख सकते हैं जैसे जैसे x बढ़ता जाएगा, एज x इंक्रीजेस C इक्विवेलेंट इंक्रीजेस। अब कैपेसिटर की प्लेट्स पे चार्ज कितना होता है या टर्मिनल वोल्टेज कितना होता है, Q बाई सी। अब V कांस्टेंट रखना है बैटरी को, क्योंकि बैटरी से कनेक्टेड है, तो जैसे जैसे C इक्विवेलेंट बढ़ेगा चार्ज भी बढ़ना चाहिए। और चार्ज सप्लाई कौन करेगा, ये बैटरी चार्ज सप्लाई करेगी। अब बैटरी चार्ज सप्लाई अगर करती है तो इसका मतलब क्या है, मान लो ये कैपेसिटर की प्लेट में जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब हम इंसर्ट कर रहे हैं, वो इंसर्टेड लेंथ बड़ी x से हो गई x प्लस डी एक्स। इंसर्टेड लेंथ x से बढ़कर के हो गई x प्लस डी एक्स। तो देखो जो चार्ज में इंक्रीमेंट आया होगा, देखो चार्ज को आप क्या लिख सकते हो, किसी भी इंस्टेंट पे जो चार्ज होगा वो C इक्विवेलेंट इंटू वी के बराबर होगा। तो चार्ज में जो इंक्रीज आएगा वो कितना आएगा, V तो कांस्टेंट है, तो डी सी इक्विवेलेंट के बराबर चार्ज में इंक्रीज आ जाएगा, यानी डी क्यू की क्या वैल्यू आ जाएगी, V इंटू चेंज इन कैपेसिटेंस। अब चेंज इन कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा, L एप्सिलॉन नॉट बाई डी मल्टीप्लाइड बाई, ये तो कांस्टेंट है, L का डिफरेंशिएशन तो जीरो, तो K माइनस वन इंटू डी एक्स, ये ऐसा आ जाएगा। तो डी क्यू की क्या वैल्यू आ जाएगी, L एप्सिलॉन नॉट बाई डी इंटू K माइनस वन इंटू V इंटू डी एक्स। ये क्या आ जाता है, इंक्रीज इन चार्ज आ जाता है बच्चों इसका। दिस इज इंक्रीज इन चार्ज। ये बात समझ में आ रही है बेटे? यस सर। है ना? अब इतना चार्ज कौन सप्लाई करेगा, बैटरी। दिस मच चार्ज द बैटरी विल सप्लाई when the inserted length of the dielectric slab increases to x plus dx from x। तो जो वर्क डन बाई बैटरी होगा वो कितना हो जाएगा, वो देख लेते हैं अपन। वर्क डन बाई बैटरी विल बी, जो चार्ज बड़ा है दैट मल्टीप्लाइड बाई v, इतना बैटरी वर्क करेगी, यानी कि k माइनस वन इंटू एल एप्सिलॉन नॉट बाई डी इंटू v इंटू डी एक्स इंटू v। तो कितना आ जाएगा, k माइनस वन एल एप्सिलॉन नॉट बाई डी इंटू वी स्क्वायर इंटू डी एक्स। इतना बैटरी का वर्क करना पड़ेगा। ये बात समझ में आती है बच्चों? यस सर। अच्छा, किसी भी समय पर कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर्ड है अगर वो हमें लिखनी है, तो हाफ C इक्विवेलेंट इंटू वी स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। तो उसकी स्टोर्ड एनर्जी में जो चेंज आएगा, चेंज इन स्टोर्ड एनर्जी, ये कितना हो जाएगा, हाफ
इंटू डी सी इक्विवेलेंट इंटू वी स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। वी तो कांस्टेंट है ना, और डीसी इक्विवेलेंट की वैल्यू तो ये है ना, यही तो है डीसी इक्विवेलेंट, तो इसको सब्स्टिट्यूट कर दो तो कितना आ रहा है ये, हाफ डीसी इक्विवेलेंट इज एल एप्सिलॉन नॉट बाई डी इंटू के माइनस वन इंटू डी एक्स इंटू वी स्क्वायर। तो ये चेंज इन एनर्जी स्टोर्ड इतना आ गया। बैटरी ने वर्क कितना कर दिया, चेंज इन एनर्जी स्टोर्ड इतना आ गया। इसका मतलब क्या है, अच्छा हम स्लोली इंसर्ट कर रहे हैं ताकि कोई हीट वगैरह जनरेट नहीं होती है, स्लोली इंसर्ट कर रहे हैं ताकि हीट वगैरह कुछ जनरेट नहीं होती है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स है जो कि नेगेटिव वर्क कर रहा है। मतलब बेसिकली हम इक्वेशन क्या लिखेंगे कि चेंज इन एनर्जी स्टोर्ड किसके बराबर आना चाहिए था, वर्क डन बाय बैटरी प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो चेंज इन एनर्जी स्टोर्ड में से वर्क डन बाय बैटरी सब्ट्रैक्ट कर दूं तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट आना चाहिए। इसमें से इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस हाफ के माइनस वन एल एप्सिलॉन नॉट बाई डी इंटू वी स्क्वायर इंटू डी एक्स। और वर्क डन बाय बैटरी को क्या लिखेंगे, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट को क्या लिखेंगे, मतलब हो क्या रहा है, जैसे जैसे ये स्लैब कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में एंटर कर रही है तो एक किसी आदमी को बाहर से फोर्स लगाना पड़ रहा है इसको, वरना ये एक्सेलरेट होते हुए इसके अंदर इंसर्ट हो जाती। तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है अंदर की तरफ, एफ एक्सटर्नल को फोर्स लगाना पड़ रहा है बाहर की तरफ, तो इसको माइनस एफ एक्सटर्नल इंटू डी एक्स लिखें। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल होता है, dx से dx कैंसिल होता है। तो एक्सटर्नल आदमी को कितना फोर्स लगाना पड़ रहा है, हाफ के माइनस वन इंटू एल एप्सिलॉन नॉट बाई डी इंटू वी स्क्वायर के बराबर का बाहर की तरफ फोर्स लगाना पड़ रहा है ताकि ये कैपेसिटर की प्लेट स्लोली इंसर्ट हो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब डाइलेक्ट्रिक स्लैब is being pulled inside by the capacitor plates with a force equal to half k minus 1 L epsilon naught by d into v square। क्या ये चीज समझ में आई बच्चों? Yes, Yes. sir.
सर ऊपर का लिखना था। हाँ बेटे, ये रहा, नोट कर लो। सर एक बार ऊपर वाला दिखाइए ना। और एक पेज ऊपर बेटे। यस सर। लिख लिया सर। ओके बेटे। ये वाला पेज हो गया। हाँ सर। देखिए भाई क्या है, तो अब देखो इस पे बेसिस पे क्या है, हमसे वो सब फोर्स क्वेश्चंस पूछे जा सकते थे कि भाई क्या है, आपने एक स्लैब है ना, कैपेसिटर की प्लेट्स हैं, और हमने बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, और एक स्लैब इसके बीच में हमने इंसर्ट किया है, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर है, और एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है, स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट के है, तो फाइंड इलोंगेशन इन स्प्रिंग इन इक्विलिब्रियम। तो भाई सिंपल सी बात है, हम क्या करें, स्लैब पे जो कैपेसिटर की प्लेट्स फोर्स लगा रही हैं उसको स्प्रिंग फोर्स के इक्वेट कर दें, नेट फोर्स ऑन स्लैब को 0 कर दो, तो क्या आ जाएगा, हाफ, यहाँ पर जो के है, के की जगह एप्सिलॉन आर यूज कर लो, इंटू एल एप्सिलॉन नॉट बाई डी इंटू वी स्क्वायर, ये किसके बराबर आ जाएगा, के एक्स। तो यहाँ से x की क्या वैल्यू आ जाएगी, एप्सिलॉन आर माइनस 1 एल एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई के इंटू डी। यस।
बात समझ में आती है? Yes, sir. अब देखो बच्चों, इसमें कैपेसिटर्स में एक आध तरह के क्वेश्चंस और बनते हैं, है ना। जैसे कभी कभी क्या है, मैं कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस कर रहा हूँ, इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि हमसे कहा जाए कि भाई क्या है ये, कुछ प्लेट्स हैं, है ना, और लेट्स से कि हमने कुछ इस तरह से कनेक्शन कर दिया है, और मुझे क्या करना है, ये प्लेट नंबर 2 और प्लेट नंबर 4 के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पता लगाना है। ये प्लेट 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस between terminals 2 and 4. Area of plates is A. And separation between successive plates is T. अब देखो बच्चों, बेटे इसका मतलब क्या है, 2 और 4 के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पता लगाने का मतलब क्या है कि अगर मैं 2 और 4 के बीच में एक बैटरी कनेक्ट कर दूं, 2 और 4 के बीच में क्या करूं, एक बैटरी कनेक्ट कर दूं अगर, तो वो बैटरी से कितना चार्ज ये सिस्टम ड्रॉ करे, है ना। अगर मैंने V वोल्ट की बैटरी कनेक्ट करी और Q चार्ज ड्रॉ कर रहा है ये सिस्टम, इसका मतलब क्या है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q डिवाइडेड बाय V। ये बात समझ में आती है बच्चों? हाँ Yes. सर। अब देखो क्या है बेटे, ये जो प्लेट नंबर 2 है इस पे टोटल चार्ज Q आएगा, और प्लेट नंबर 4 पे जो टोटल चार्ज आएगा वो माइनस Q आएगा। पूरे सिस्टम पे मिलाकर के टोटल चार्ज 0 आएगा। तो मैं यहाँ 0 और यहाँ 0 चार्ज लिख सकता हूँ, और क्योंकि यहाँ 0 आया है तो इस तरफ चार्ज माइनस Q होगा, ठीक है। और यहाँ माइनस Q है तो ऊपर प्लस Q आ जाएगा। अब प्लेट 3 तो और किसी से कनेक्टेड है नहीं, तो प्लेट 3 के ऊपर वाली सरफेस पे माइनस Q आ जाएगा, और प्लेट 3 के ऊपर वाली पे माइनस Q आया तो इधर प्लस Q आ जाएगा, और इधर यदि प्लस Q आ गया तो प्लेट 2 पे टोटल चार्ज Q आना चाहिए था, ऊपर 0 आ जाएगा, यानी प्लेट 1 पर तो नीचे भी 0 ही आएगा। अब हमें क्या करना है, ये प्लेट 2 से लेकर के प्लेट 4 तक के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको Q के टर्म्स में लिख देना है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट, और इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट। तो क्या हो जाएगा, Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी प्लस Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, ये टोटल V के बराबर है। इसका मतलब 2Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी इज इक्वल टू V।
तो Q बाई V की क्या वैल्यू आ गई बच्चों? A एप्सिलॉन नॉट बाई 2D। तो यही इस सिस्टम का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कहलाएगा, A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई 2D। क्या ये बात समझ में आ रही है? सर वो फिगर तो ऑफिस एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्या बेटे? सर वो चार्जेस आने वाला एक बार एक्सप्लेन कर सकते चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट कैसे हुए? देखो भाई क्या है, इन चारों प्लेट्स को अपन ने जब एक बैटरी से कनेक्ट किया तो बैटरी का एक टर्मिनल क्या करता है, क्यू चार्ज लेता है, दूसरा टर्मिनल क्यू चार्ज सप्लाई करता है। तो टोटल चार्ज तो सारी प्लेट्स के पास मिलाकर के 0 ही है ना? टोटल चार्ज तो सारी प्लेट्स के पास मिलाकर के 0 है। तो हमें ये पता है कि टोटल चार्ज का आधा आधा चार्ज बाहर वाली दो प्लेट्स के पास चला जाता है ना? तो क्या होगा, बाहर वाली दो प्लेट्स के पास तो 0 0 चार्ज आ जाए, यहाँ 0, सॉरी यहाँ 0 और यहाँ 0। सबसे पहले ये दो 0 का कारण समझ में आया कि नहीं आया, ये समझो। इन दोनों 0 का रीजन समझ में आया बच्चों? हैं। यस सर। अच्छा, अब उसके बाद क्या होगा भाई, है जैसे तैसे रो ये जो अपना नीचे वाली प्लेट है ना, इस प्लेट से क्यू चार्ज लिया गया। कौन सी? ये वाली जो प्लेट, इससे ही तो क्यू चार्ज लिया बैटरी ने, क्योंकि बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल इसी प्लेट से कनेक्टेड है ना। तो इस प्लेट के पास क्या टोटल चार्ज माइनस क्यू हो जाना चाहिए? बोलो बच्चों। Yes, sir. यस सर Yes, तो sir. इसकी बाहर वाली सरफेस पे 0 चार्ज हुआ है, तो अंदर वाली सरफेस पर माइनस क्यू आ जाना चाहिए। Yes, sir. और आमने सामने वाली प्लेट्स पर तो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आता है। आमने सामने वाली साइड पर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आता है कि नहीं आता? तो इधर माइनस क्यू है तो ऊपर प्लस क्यू आना चाहिए। हाँ सर। नहीं? हाँ सर। और अच्छा, प्लेट 3 जो है, अच्छा यहाँ पर हमने एक गड़बड़ किया है। अपन ने डायग्राम में 3 और 1 के बीच का कनेक्शन तो बनाया ही नहीं। थ्री और 1 के बीच का कनेक्शन तो हमने बनाया ही नहीं। ओरिजिनल डायग्राम में देखो 3 और 1 आपस में कनेक्टेड है ना, तो यहाँ भी हमको क्या है, 3 और 1 को कनेक्ट करना पड़ेगा। और 3 और 1 को कनेक्ट करना पड़ेगा तो पता है क्या होगा, अब मैं ये नहीं बोल सकता कि 3 पे टोटल चार्ज 0 रहेगा। समझ रहे हो बच्चों? यस सर यहाँ तक सही है। इधर चार्ज क्यू और माइनस क्यू रहेगा, है ना? लेकिन 3 की अपर सरफेस पे चार्ज माइनस क्यू नहीं बोल सकता मैं। 3 की अपर सरफेस पर अब मुझे मानना पड़ेगा कुछ x चार्ज। क्या मानना पड़ेगा? x। तो उसके सामने वाली पे कितना हो जाएगा? -x। अच्छा, अब ये 2 नंबर की जो प्लेट है, ये वाली प्लेट, इस पे टोटल चार्ज कितना आना चाहिए देखो जरा। क्या ये प्लेट बैटरी से कनेक्टेड है डायरेक्टली, और सिर्फ बैटरी से ही कनेक्टेड है और किसी से कनेक्टेड है नहीं? बैटरी ने क्यू चार्ज इसको सप्लाई किया है, तो इसके पास जो चार्ज आएगा क्या वो Q प्लस एक्स के बराबर का चार्ज आएगा ना, Yes, sir. ताकि टोटल चार्ज Q बना रहे। और इधर Q प्लस एक्स आया है तो सामने वाली पे कितना आएगा? माइनस Q ऑफ minus Q X. प्लस, है ना?
क्या ये बात समझ में आती है बच्चों? Yes. अब पहले तो x की वैल्यू डिटरमाइन होगी, तब आगे बढ़ा जाएगा। x की वैल्यू कैसे डिटरमाइन करेंगे? देखो, प्लेट 3 और प्लेट 1 सेम पोटेंशियल पे है, तो V3 माइनस V1 की वैल्यू 0 होनी चाहिए। अब V3 माइनस V1 कैसे लिख दें? यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड E1 मान लो, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड E2 मान लो, तो E1 इंटू डी प्लस E2 इंटू डी, ये 0 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? E1 को कितना लिख दूंगा मैं? x बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, और E2 को क्या लिख दूंगा? Q प्लस एक्स बाई, तो d बाई ए एप्सिलॉन नॉट से d बाई ए एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, 2x की वैल्यू आ गई माइनस क्यू, यानी x कितना आ गया? माइनस क्यू बाई, ऐसी x की वैल्यू आ गई। ये बात समझ में आती है बच्चों? Yes, sir. अब क्या है? अब देखो, अब सारी प्लेट्स के पास कितना कितना चार्ज है, ये हमें पूरी तरह से पता लग चुका है। 1 और 3 तो आपस में कनेक्टेड हैं, और 2 और 4 के बीच में हमें पोटेंशियल डिफरेंस Q के टर्म्स में पता करना है। x की वैल्यू क्योंकि माइनस क्यू बाई टू आ गई, तो यहाँ पर चार्ज आ गया Q माइनस क्यू बाई टू, यानी प्लस क्यू बाई टू इधर आ गया, ऊपर माइनस क्यू बाई टू रह गया, और नीचे माइनस x आना था, तो यानी इधर क्यू बाई टू आ गया, उसके सामने तो माइनस क्यू बाई टू आ ही जाएगा, और इधर तो कितना है? Q है, और यहाँ तो माइनस क्यू है, और यहाँ तो 0 0। ठीक है, देखो 1 और 3 पे मिलाकर के टोटल चार्ज 0 आना चाहिए, क्योंकि ये 1 और 3 आपस में ही कनेक्टेड हैं, इनका बैटरी से कोई कनेक्शन नहीं रहा है ना बच्चों? तो 1 और 3 पे मिला के देख लो, टोटल चार्ज 0 है क्या? यस सर। अब हमें क्या लिखना है? अब आपको करना है Q बाई V2 माइनस, मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा? Q बाई V की वैल्यू के बराबर ये आ जाएगा। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा? Q बाई V, है ना? तो अब क्या करो आप, V को Q के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दो। V 2 से लेकर के 4 तक का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो E1 इंटू डी प्लस E2 इंटू डी ऐसा कर सकते हैं। तो V कितना आ जाएगा? Q बाई 2 डिवाइडेड बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी प्लस Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। तो Q से Q कैंसिल हो गया, ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया, d बाई टू प्लस डी की वैल्यू 3d बाई टू आ गई, तो C इक्विवेलेंट की क्या वैल्यू आ गई? 2a एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई 3d, ये वैल्यू आ गई किसकी? C इक्विवेलेंट। क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चों? C इक्विवेलेंट आ गया 2a एप्सिलॉन नॉट बाई 3d। इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. इसको एक और मेथड से भी कर सकते हैं हम। कैसे? बाय ड्राइंग इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम।
देखो क्या है बेटे, जिन दो टर्मिनल्स के बीच में आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पता लगाना है, उन दो टर्मिनल्स को तो आप सबसे एक्सट्रीम पे ड्रॉ कर लो, मतलब 2 और 4, है ना। अब देखो टोटल कितने कैपेसिटर्स बनेंगे, क्या मैं बोल सकता हूँ टोटल 3 कैपेसिटर्स बनेंगे, 1 2 और 3। ये जो प्लेट्स के बीच में गैप है, इसी से ही तो कैपेसिटर बन रहा है। Yes, sir. 3 कैपेसिटर हमें कनेक्ट करने हैं, है ना। अब देखो 2 और 4 के बीच में टर्मिनल आएंगे, 1 और 3 आएंगे। क्या मैं बोल सकता हूँ 1 और 3 तो एक ही टर्मिनल है, अलग अलग नहीं है, क्योंकि 1 और 3 आपस में कनेक्टेड है। Yes, sir. अब देखो 1 वाले टर्मिनल से एक प्लेट निकल रही है ना, और वो प्लेट 2 के साथ कैपेसिटर बना रही है, तो एक कैपेसिटर अपन ऐसा बना सकते हैं कि 1 और 2 के बीच में वो ये वाला कैपेसिटर आ जाएगा। क्यों बच्चों? और एक कैपेसिटर बन जाएगा 2 और 3 के बीच में, यानी कि ये वाला कैपेसिटर। लेकिन जब 2 और 3 के बीच में बनाने जाऊंगा तो वापस से कनेक्शन एक तो 2 से करना है, और 3 भी तो 1 के साथ ही है, तो वो कनेक्शन यहीं पे आके बैठेगा, एक ये बन जाएगा। तो ये 2 कैपेसिटर तो बना दिए अपन ने। अब कौन सा वाला बनाना बचता है, 3 और 4 के बीच का। तो 3 और 4 के बीच का एक कैपेसिटर और बना देता हूँ। अब ये वाला कैपेसिटर भी बन गया। तो क्या ये 3 कैपेसिटर्स इस तरह से कनेक्टेड हैं बच्चों? और देखो गैप सबके बीच में D है, एरिया ऑफ प्लेट्स A है, तो कैपेसिटेंस जो इक्विवेलेंट आएगा वो सबका इंडिविजुअली देखें तो C के बराबर ही आएगा, where what is C is nothing but A epsilon naught by D। ये दोनों C और C आपस में पैरेलल में हैं, तो उनका इक्विवेलेंट 2C हो जाएगा। 2C और C सीरीज में आ जाएंगे, तो ओवरऑल C इक्विवेलेंट को क्या बनाओगे आप, 2C इंटू C अपॉन 2C प्लस C, यानी कि 2C/3 ऐसा आ जाएगा। और C की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दो A एप्सिलॉन नॉट बाई D, तो 2A एप्सिलॉन नॉट बाई 3D, ऐसी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू आ जाएगी। ये बात सुन में आती है? यस सर। Yes, sir. ओके। सर हमें गैप से पता चलेगा ना कहाँ कहाँ कैपेसिटर बनाना है? कहाँ कहाँ कैपेसिटर बनाने, ये गैप से डिसाइड, ओके सर। जितने गैप उतने कैपेसिटर। ठीक है, जैसे और एग्जांपल ले लेते हैं। अगले पेज पे चलें बच्चों। सर नोट एक करना। मिनट। हाँ नोट कर लो, नोट कर लो।
ये नोट कर लिया बच्चों? Yes, sir. ओके। तो देखो इसी तरह का और एग्जाम्पल अपन एक दो लेते हैं, उनको समझेंगे कैसे होता है। मान लीजिए आपकी हमारे पास जो है वो 5 प्लेट्स, और हमें क्या करना है, इस प्लेट और इस प्लेट के बीच में कैपेसिटेंस पता लगाना है, और ये दोनों प्लेट्स आपस में कनेक्टेड। वन, टू, थ्री, फोर। हमसे क्या पूछ रहे हैं? फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस between the plates 1 and 4. Find equivalent capacitance between the plates 1 and 4. और ये सारे गैप D है ना? Separation between all the plates is D. And area of each plate is A. तो कौन से मेथड से करना पसंद करोगे बच्चों? सेकंड। इक्विवेलेंट डायग्राम मेथड से। इक्विवेलेंट डायग्राम वाले मेथड से करें भाई? यस देखो ट्राई करना चाहते हो, मैं बताऊं? सर, ट्राई करें। करो, ट्राई करो।
हो पा रहा है बच्चों? Yes, sir. देखो बच्चों कैसा बनेगा डायग्राम इसका। 1 और 4 के बीच में बनाना है, तो 1 और 4 को तो सबसे दूर दूर हम ड्रॉ कर देते हैं, और बाकी के टर्मिनल्स क्या हैं? एक टर्मिनल 2 है, 2 को यहाँ ड्रॉ कर देते हैं। एक 3 और 5 हैं, उनको यहाँ ड्रॉ कर देते हैं। 1 और 2 के बीच में क्या कोई कैपेसिटर एग्जिस्ट कर रहा है? हाँ, एक कर तो रहा है, तो एक 1 और 2 के बीच में कैपेसिटर बना देते हैं। तो ये वाला कैपेसिटर तो बना दिया मैंने। 2 और 3 के बीच में क्या एक कर रहा है? जी हाँ, 2 और 3 के बीच में भी कर रहा है, वो भी हम बना देते हैं। ये 2 और 3 वाला भी बना देते हैं। क्या 3 और 4 के बीच में कर रहा है? जी हाँ, बिल्कुल कर रहा है, तो 3 और 4 के बीच का भी हमने बना दिया, तो ये भी बना दिया। क्या 4 और 5 के बीच में भी कर रहा है? बिल्कुल जी, 4 और 5 के बीच में भी कर रहा है, तो एक 4 और 5 के बीच में भी एक बना दिया। अब ये सब सी 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 है, तो ये दोनों सी और सी का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 2c, और सी और सी और 2c ये सीरीज में है, तो 1/c इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/c प्लस 1/c प्लस 1/2c। तो यहाँ से एलसीएम 2c आएगा, 2 प्लस 2 प्लस 1 ऐसा आ जाएगा। तो c इक्विवेलेंट की क्या वैल्यू आ जाएगी बच्चों? 2c/5 या 2a एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय 5d। क्या ये समझ में आती है बात बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. इसी को दूसरे मेथड से भी करके देख सकते थे। कैसे? ये वाला डायग्राम कॉपी कर लें हम। देखिए क्या है, बैटरी को हम 1 और 4 के बीच में कनेक्टेड मान लेंगे। V मान लेते हैं उसने Q चार्ज सप्लाई किया। नेट तो इस सिस्टम के पास कोई चार्ज नहीं आएगा, तो जो सबसे बाहर वाली प्लेट्स हैं उनके पास तो 0 चार्ज आ जाएगा। जो प्लेट 1 है वो सीधा बैटरी से कनेक्टेड है, तो इसलिए उसके पास तो चार्ज आ गया Q। ठीक है, ऊपर 0 था तो नीचे ही पूरा Q आ जाएगा, तो 2 की अपर प्लेट के पास चार्ज -Q आ जाएगा। अब 2 एक आइसोलेटेड प्लेट है, अलग थलग पड़ी हुई है, बाकी किसी से कोई कनेक्शन नहीं है, तो 2 के पास टोटल चार्ज 0 ही होना चाहिए। ऊपर -Q आ गया तो नीचे निश्चित तौर पे +Q आएगा। अब 2 के नीचे +Q आ गया तो 3 के ऊपर -Q आएगा। अब 3 और 5 आपस में कनेक्टेड है बच्चों, है ना? तो 3 और 5 आपस में ही कनेक्टेड है और किससे कनेक्टेड नहीं है। इनका टोटल चार्ज तो 0 होना चाहिए, लेकिन अकेले 3 पर कितना होगा ये तो नहीं पता है, तो 3 के निचली सरफेस पर चार्ज x मान लेता हूं।
तो इस पर चार्ज x आ गया, तो यहाँ पर 4 के अपर पे -x आ जाएगा। 4 की अपर पे -x आ गया, तो एक बात और ध्यान रखो कि ये जो फोर्थ प्लेट है इस पे टोटल चार्ज -q आना चाहिए। तो 4 की नीचे वाली सरफेस पे चार्ज आएगा q प्लस x, और इधर q प्लस x हो गया, तो 5 के ऊपर वाली पे चार्ज आएगा -q प्लस x। सर -q+x है यहाँ, फोर्थ माइनस। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यस यू आर राइट, क्योंकि q चार्ज गया है तो 4 पे चार्ज -q होना चाहिए टोटल, तो -q प्लस x आएगा। तो यहाँ हो जाएगा कितना, इसका ठीक अपोजिट, तो q माइनस x। अब x की वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, v3 माइनस v5 को कर देंगे 0। तो देखो मान लेते हैं यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है और यहाँ पर ऐसा। तो इस केस में क्या होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को यदि मैं E1 बोल रहा हूँ और यहाँ पर ऊपर वाले को E2 बोल रहा हूँ, तो E1 इंटू डी -E2 इंटू डी इक्वल टू 0, यानी E1 बराबर आना चाहिए E2 के। तो E1 को लिख देंगे x बाई a एप्सिलॉन नॉट, और E2 को लिख देंगे q माइनस x बाई a एप्सिलॉन नॉट। तो क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू q, यानी कि x इक्वल टू q बाई 2। ये वैल्यू x की आ जाएगी। ये बात समझ में आती है? अब क्या होगा, अब हमें 1 और 4 के बीच में टोटल पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है। तो 1 से लेकर 4 तक पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिख दें, यहाँ वाला इलेक्ट्रिक फील्ड वो कितना है, v1 माइनस v4 इज इक्वल टू v। ऊपर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है q बाई a एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई d। फिर नीचे वाला इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना है, q बाई a एप्सिलॉन नॉट, दैट अगेन मल्टीप्लाइड बाई d। इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, x बाई a एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड x बाई a एप्सिलॉन नॉट, तो q बाई 2 डिवाइडेड बाई a एप्सिलॉन नॉट इंटू d। तो v की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, q d बाई a एप्सिलॉन नॉट, ये पूरा का पूरा ही आप कॉमन ले लो, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 बाई 2, 2 प्लस 1 बाई 2, तो ये वैल्यू 5 बाई 2 आ जाएगी। यानी कि q बाई v की क्या वैल्यू आ गई बेटे, q बाई v की वैल्यू निकालोगे तो 2a एप्सिलॉन नॉट बाई 5d आ गई कि नहीं आ गई, है ना। इसी को इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम लोग बोल रहे हैं। यही आया था हमारा 2a एप्सिलॉन नॉट बाई। इस मेथड से क्या है, आपके पास फटाफट चार्ज भी पता लग जाता है कि कितना चार्ज हर एक प्लेट पे आया है। क्यों भाई? यस सर। नोट कर लो इसको।
समझ में आई बात बच्चों ये? यस सर। सर V1 माइनस V4 में 3 टर्म कैसा है? भाई ये वाला ये तीनों लेना पड़ेगा ना तुमको। इधर वाला, इधर वाला, इधर वाला, ओके सर। तभी तो 1 से 4 तक पहुंचोगे। यस सर। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, इन दोनों के बीच का लिखना है ना अपने को। हाँ हाँ सर। सर तो ये तरीका, हाँ बोलो बच्चे। सर यहाँ बैटरी पॉजिटिव नेगेटिव कहीं पे भी पकड़ सकते हैं। उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, देखो क्या है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और बोलिए भाई, आगे चलें अभी। यस सर। देखो, तो ये हमारे कैपेसिटर्स की बात है ना। इक्विवेलेंट कैपेसिटर, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर्स भी पूछ सकते हैं। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ कॉन्सेंट्रिक स्फेयर्स, ये जैसे एक स्फेरिकल सरफेस है और ये एक और स्फेरिकल सरफेस, टू थिन spherical shells of radii R1 and R2. इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लिखना। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का मतलब वही है कि अगर हम इनके बीच में बैटरी कनेक्ट करें V वोल्ट की और वो Q चार्ज सप्लाई करता है, तो हमें Q बाई V की वैल्यू लिखनी है। ठीक है, V क्या है? इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। अब इनर शेल पे चार्ज कितना आ जाएगा? देखो, इनर शेल की इनर सरफेस पे तो चार्ज 0 रहेगा और बैटरी ने उसको Q चार्ज दिया है तो पूरा चार्ज बाहर आ जाएगा। यहाँ Q है तो सामने वाली पर माइनस Q होना चाहिए, और बाहर वाले पर टोटल चार्ज माइनस Q है तो बाहर वाले की बाहर वाली सरफेस पे चार्ज 0 आ जाएगा। तो जो चार्ज होगा वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस आपको लिखना है, V बेसिकली क्या है? इनर शेल के पोटेंशियल को कहें V1, आउटर शेल के पोटेंशियल को कहें V2। तो V1 को हम V को हम V1 माइनस V2 ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? V को लिख देंगे V1 माइनस V2। तो ये V1 माइनस V2 की क्या, V1 की वैल्यू क्या आएगी? V1 की वैल्यू आएगी KQ बाई R1, खुद के चार्ज की वजह से पोटेंशियल और बाहर वाले के चार्ज की वजह से पोटेंशियल, तो वो आएगा K माइनस Q बाई R2। बाहर वाले की वजह से जब अंदर पोटेंशियल लिखते हैं तो बाहर वाले की रेडियस ही आती है। V2 को कैसे लिखेंगे? अंदर वाले की वजह से जब बाहर वाले का पोटेंशियल लिखोगे तो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर आएगा, तो KQ बाई R2। और माइनस Q की वजह से जब माइनस Q का ही लिखोगे तब तो K माइनस Q बाई R2 आएगा ही आएगा। तो क्या हो जाएगा?
के क्यू इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, ये v की वैल्यू इतनी आ गई। तो ये कितना आ जाएगा, q डिवाइडेड बाय 4πε0 r2 माइनस r1 अपॉन r1 इंटू r2। ये ऐसी वैल्यू इसकी आ गई। इसका मतलब सर आपकी आवाज नहीं आ रही। यस सर। हाँ बच्चों, आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ सर। ये फॉर्मूले के रूप में हमको याद में रखना है। अच्छा, अभी हम आगे चलते हैं। तो बच्चों, ये बेसिकली कैपेसिटर्स का मामला है ना? और इसके क्वेश्चंस के प्रैक्टिस कीजिए अब आप लोग। अब हम आगे अपना अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, है ना? हम स्टार्ट करते हैं क्या, मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। And force on a moving charge.
देखो बेटा, देखो क्या है, जैसा अपन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के समय पढ़ा था, लोगों ने इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए कि ग्लास रॉड को कैट स्किन के अगेंस्ट रब किया। ऐसी दो ग्लास रॉड जिनको कैट स्किन के अगेंस्ट रब करके हम पास पास लेके आए, तो ये ऑब्जर्व किया कि वो ग्लास रॉड्स एक दूसरे को रिपेल करने लग गई। तो लोगों ने समझा कि रबिंग की वजह से कुछ ऐसी प्रॉपर्टी इनके पास आई है कि नाउ दे आर शोइंग दिस रिपल्सिव फोर्स। तो उस प्रॉपर्टी को नाम दिया गया कि इनके पास चार्ज आ गया। तो क्या देखा लोगों ने कि पीपल डिस्कवर्ड सम न्यूट्रल रॉक्स विच यूज्ड टू रिपेल ईच अदर। कुछ न्यूट्रल रॉक्स पाई गई जो कि एक दूसरे को रिपेल करती थी या अट्रैक्ट भी करती थी। तो लोगों ने समझा यार ये न्यूट्रल है तब भी एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल कर रही हैं, इनका मतलब क्या है, ये चार्ज के अलावा कोई और प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल कर रही है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अलावा भी कोई फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल कर रही हैं। तो दोज वर द रॉक्स ऑफ मैग्नीशिया, और उनको नाम दिया गया, उस फोर्स को नाम दिया गया क्या, मैग्नेटिक फोर्स, है ना। उस फोर्स को क्या नाम दिया गया, मैग्नेटिक फोर्स। और जिस तरह से चार्ज रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए, उसी तरह उन्होंने कहा कि मैग्नेटिक पोल मैग्नेटिक पोल रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, मैग्नेटिक फोर्स के। एनालॉजी दे रहे हैं अपन, जैसे चार्ज रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए, उसी तरह से मैग्नेटिक पोल रिस्पॉन्सिबल है मैग्नेटिक फोर्स के लिए। मैग्नेटिक पोल भी टू टाइप्स के होते हैं, दे आर ऑफ टू टाइप्स, नॉर्थ पोल या पॉजिटिव पोल भी बोलते हैं उसको, और साउथ पोल या नेगेटिव पोल। और यहां भी हम देखते हैं कि क्या होता है, like poles repel and unlike poles attract each other। ठीक है, लेकिन कौन सा पोल ज्यादा मैग्नीट्यूड का, कौन सा पोल कम का है, तो या विच पोल्स अट्रैक्ट मोर या विच पोल्स रिपेल मोर, ये देखने के लिए चार्ज को कूलम में नापते हैं। तो पोल्स की जो स्ट्रेंथ है, strength of poles is measured in terms of pole strength। strength of poles is measured in terms of pole strength, और उसके लिए सिंबल यूज करते हैं स्मॉल m का। और पोल स्ट्रेंथ की जो SI यूनिट होती है वो क्या होती है, SI यूनिट ऑफ स्मॉल m is एम्पियर
मीटर, एम्पियर मीटर, है ना। नॉर्थ पोल रहेगा तो उसकी पोल स्ट्रेंथ को पॉजिटिव कहेंगे, और साउथ पोल रहेगा तो उसकी पोल स्ट्रेंथ को नेगेटिव। और जैसे किसी जगह पर फोर्स पर यूनिट चार्ज को हम क्या बोल देते थे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक उसी तरह से मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव पोल स्ट्रेंथ को क्या कहेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और उसका सिंबल होगा बी। तो बी वेक्टर किसके बराबर होगा, मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ। और बी की जो एसआई यूनिट होगी वो क्या होगी, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। एंड 1 न्यूटन पर एम्पियर मीटर को बोलते हैं 1 टेस्ला। ठीक है, ये टेस्ला एसआई यूनिट है, और 1 टेस्ला बराबर होता है किसके, 10⁻⁴ गॉस, या 1 गॉस किसके बराबर होता है, 10⁻⁻⁴ टेस्ला। देखो जो एमआरआई मशीन्स होती हैं उन पे स्पेसिफिकेशंस लिखा होता है, 1.5 टेस्ला की है या 3 टेस्ला की है ना। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग टेक्निक से जो बॉडी की स्कैनिंग की जाती है उसमें मैग्नेटिक फील्ड में बॉडी को रखा जाता है ना। पावरफुल मैग्नेट्स होते हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो स्ट्रेंथ बताते हैं, है ना। ये एमआरआई मशीन कितने टेस्ला की है, कितना मैग्नेटिक फील्ड ये जनरेट करती है, 1.5 टेस्ला जनरेट करती है, 2 टेस्ला जनरेट करती है, 3 टेस्ला जनरेट करती है। Sometimes doctor also write on specifications that इतने टेस्ला से एमआरआई करवाना पड़ेगा आपको, है ना। ये बात समझ में आ रही है बच्चों? यस सर। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला अगर अपन निकालें स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का, तो वो कितना निकल करके आता है, देखो फोर्स की जगह हम MLT-2 ऐसा लिख सकते हैं, एम्पियर की जगह तो एम्पियर ही लिखना पड़ेगा, वो खुद एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, और मीटर मतलब लेंथ हो गया, तो ये हो गया MT-2 A-, this is dimensional formula for strength of magnetic field। अच्छा, यहाँ पे भी वही रूल अप्लाई होगा क्या, नॉर्थ पोल will experience
magnetic force in the direction of vector B. है ना? South pole will experience magnetic force opposite to vector. ये बात समझ में आती है बच्चों? Yes, sir. अब देखो क्या है, बीट में हाँ बेटा, हो गया। बी ड्यू टू अ पोल की अगर बात करें तो उसका फॉर्मूला होगा 2 म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू m बाई r स्क्वायर। ये 2 भी नहीं आएगा। म्यू नॉट बाई 4 पाई जहां पर म्यू नॉट क्या होता है, ये होता है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, इसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। है ना? बी की ऐसा यूनिट अपन ने लिखी है ना, बी की ऐसा यूनिट होती है न्यूटन पर एम्पियर मीटर। इसकी होती है न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। वो यहाँ से चेक भी कर सकते हो, बी की जगह आप लिख दो न्यूटन पर एम्पियर मीटर, है ना? और एम की जगह लिख दें कितना, एम्पियर मीटर। बी की जगह आप लिख दो न्यूटन पर एम्पियर मीटर, है ना? और आरएचएस में म्यू नॉट को म्यू नॉट रहना दो, 4 पाई तो कांस्टेंट है। एम की जगह लिख देंगे एम्पियर मीटर और इधर लिख देंगे मीटर स्क्वायर। तो एक मीटर से ये मीटर कैंसिल हो गया, इस मीटर से ये मीटर कैंसिल हो गया, तो म्यू नॉट क्या आ जाएगा, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। इसका वैल्यू क्या होती है एसआई यूनिट में? इसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। परमिएबिलिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला की अगर बात करेंगे तो कितना आएगा, एम एल टी -2 a -2
MLT-2 A- ऐसा इसका फॉर्मूला। ये बात समझ में आ रही है बच्चों? अब लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात देखी गई कि जब एक लोगों ने बार मैग्नेट लिया ना, बार शेप का मैग्नेट लिया, और उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस बनाई, तो वो लाइंस कुछ इस तरह की पाई गई। इनफैक्ट अंदर भी इस तरह। उन्होंने कहा यार ऐसी फील्ड लाइंस तो एक डाइपोल की वजह से हो सकती है, मोनोपोल की वजह से तो ऐसी फील्ड लाइन नहीं हो सकती, है ना? तो बेस्ड ऑन द फील्ड लाइंस generated by a bar magnet, it was concluded that it behaves like a magnetic dipole. कैसे बिहेव करता है? मैग्नेटिक डाइपोल की तरह से बिहेव करता है। मतलब इस बार मैग्नेट के अंदर नॉर्थ पोल भी प्रेजेंट होना चाहिए और साउथ पोल भी प्रेजेंट होना चाहिए। ये बात समझ में आती है बेटा? यस सर। अब अगर ऐसा है तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसा करते हैं कि अपन इसको तोड़ के देख लेते हैं। बार मैग्नेट को काट दिया उन्होंने, आधा कर दिया, तो वो आधे बार मैग्नेट की वजह से फिर से फील्ड लाइंस ऐसी निकल करके आए। तो वो किस कंक्लूजन पे पहुंचे? वो इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि
monopoles do not exist in nature. In isolated form. Magnetic poles always exist in pairs. Monopoles, magnetic poles always exist in pairs as North Pole and South Pole. इसको बोलेंगे, that is हम ये कह सकते हैं कि bar magnet behaves like a magnetic dipole. Bar magnet behaves like a क्या बेटे magnetic dipole. ये बात समझ में आ रही है बच्चों? अच्छा, हाँ, मैग्नेटिक डाइपोल है तो जैसे वहां पर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट डिफाइन करते हैं उसी तरह से यहाँ पर भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डिफाइन करेंगे. सर 1 मिनट पिछला पेज दिखाइए. हाँ बेटा. हो गया सर. तो देखो क्या होगा बेटे, इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है ना? तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बेसिकली होता है पोल स्ट्रेंथ. इट इज अ वेक्टर, डायरेक्शन इज फ्रॉम south pole to north pole. और मैग्नीट्यूड क्या होगा? Magnitude of magnetic dipole moment is pole strength multiplied by magnetic length. ये L, small m तो क्या है? Pole strength.
और ये क्या है, मैग्नेटिक लेंथ बेसिकली अप्रोक्सीमेटली 5/6 टाइम्स द geographic length होती है. Magnetic length is 5/6 times the geographic length. मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये जो फिजिकल लेंथ है ना, इसको हम ज्योग्राफिक नहीं, ज्योमेट्रिक लेंथ इसको बोल देते हैं. लेकिन जो -m और +m है, उनके बीच की डिस्टेंस को हम कहते हैं क्या, मैग्नेटिक लेंथ. ठीक है, और ये रेशो इनके बीच का रहता है ना. मतलब एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि ये मानेंगे तो हमारा फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं. मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की एसआई यूनिट क्या होती है? वेक्टर एमएस एम्पियर मीटर स्क्वायर. पोल स्ट्रेंथ की होती है एम्पियर मीटर, तो इसकी हो जाएगी कितना, एम्पियर मीटर इंटू मीटर, यानी कि एम्पियर मीटर स्क्वायर, है ना. अच्छा, एक बात और, एक और टर्म हम डिफाइन करते हैं, मैग्नेटाइजेशन. मैग्नेटाइजेशन इज मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम. है ना. इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? एसआई यूनिट इज एम्पियर पर मीटर. एम्पियर मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर क्यूब कर देंगे तो कितना हो जाएगा, एम्पियर पर मीटर. मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम. ये बात समझ में आती है बच्चों? यस सर. अच्छा, अब जैसे जो फॉर्मूले हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डिराइव किए थे वो हम यहाँ भी यूज कर सकते हैं. जैसे ये एक बार मैग्नेट है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट है m, तो ये जो लाइन है ये इसकी एक्सिस कहलाएगी. ये जो लाइन है ये इक्वेटोरियल लाइन कहलाएगी. तो एक्सिस पे r डिस्टेंस पर अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ लिखनी है तो वो कितना आएगा, 2 × μ0/4π × m vector/r³. इक्वेटोरियल लाइन पर अगर मेरे को मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ लिखनी है तो वो कितनी आएगी, -μ0/4π ×
वेक्टर m बाई r, मतलब यहाँ पे तो इसी डायरेक्शन में आएगा, और इक्वेटर पर जो p होगा वो मैग्नेटिक मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में, मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन ऐसा है ना। ये बात समझ में आती है बच्चों? यस सर। वैसे हमसे पूछा जा सकता है कि भाई क्या है, ये एक बार मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट है कुछ m, ये कोई दूसरा बार मैग्नेट है उसका मैग्नेटिक मोमेंट है √3m, और एक पॉइंट है जो कि दोनों से r/2 डिस्टेंस की दूरी पे है, वहां पे स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आपको पता करनी है। तो क्या होगा, ये वाले बार मैग्नेट के लिए तो इक्वेटोरियल लाइन है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में है, तो ये इधर ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और ये वाला बार मैग्नेट के लिए ये पॉइंट भी इक्वेटोरियल वाला पॉइंट है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट ऊपर है, तो ये नीचे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ये इसको B1 बोल देते हैं, इसको B2 बोल देते हैं। तो B1 की तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 2μ0/4 इंटू m/r/2 का क्यूब, यानी के 16μ0 m/4πr3। और B2 की क्या वैल्यू आ जाएगी, मैग्नीट्यूड उसका लिखेंगे तो μ0/4π इंटू m की जगह लिख देंगे कितना, √3m/r3, तो r/2 का क्यूब, तो 8√3μ0m/4πr3 ऐसा आ जाए। ये बात समझ में आती है? Yes, sir. अब अगर आपको B रिजल्टेंट पता लगाना है तो √(b1² + b2² करना पड़ेगा। क्यों भाई, B रिजल्टेंट पता करना है तो क्या करना पड़ेगा, √(b1² + b2²। सर इसमें किसी जनरल पॉइंट के लिए फॉर्मूला नहीं है? जनरल पॉइंट के लिए भी फॉर्मूला है ना, जनरल पॉइंट का भी फॉर्मूला वही है जैसा वहां पे होता है। क्या, B@r, लिखना है तो μ0/4π इंटू B/r³ इंटू m/r³ इंटू √1 + 3
cos स्क्वायर थीटा। जनरल पॉइंट के लिए भी फॉर्मूला। तो मैग्नेटिक पोल्स का कोई पोटेंशियल ऐसा कुछ नहीं होता? पोटेंशियल नहीं होता, हाँ, मैग्नेटिक पोल्स की वजह से पोटेंशियल नहीं होता बेटे। अभी हम ये इसको आगे जाकर के एक इम्पोर्टेंट बात पढ़ेंगे। ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड एक तरीके का, इसको आप ये बोल सकते हो कि नॉन कंजर्वेटिव फील्ड टाइप की इसकी प्रॉपर्टी होती है। कहने का मतलब क्या है, ये क्लोज्ड फील्ड लाइंस बनाता है। इसकी फील्ड लाइंस कैसी होती है बच्चों? क्लोज्ड फील्ड लाइंस होती है। क्लोज्ड फील्ड लाइंस होने का मतलब क्या है कि क्लोज्ड पाथ में इसका वर्क नहीं आएगा, नॉन जीरो आ जाएगा। और अगर क्लोज्ड पाथ में वर्क डन नॉन जीरो आ गया, इसका मतलब पोटेंशियल तो डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे अपन इसकी वजह से। ठीक है, तो क्या है जो हमारा कन्वेंशनल सेंस ऑफ डिफाइनिंग पोटेंशियल होता है माइनस ई डॉट डी आर, तो वैसा यहाँ पर माइनस बी डॉट डी आर टाइप का पोटेंशियल आप डिफाइन नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नहीं आ रही सर। क्या हुआ बेटा, आवाज क्लियर नहीं आ रही है क्या? अभी आ रही है। यहाँ पे बी डॉट डी आर हम डिफाइन इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि देखो, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में ई डॉट डी आर करते हैं तो आप इन्फिनिटी से आर तक जब आते हो तो किसी भी पाथ के थ्रू आप आओ, किसी भी पाथ के थ्रू आप आओ, इंटीग्रेशन की वैल्यू सेम ही आएगी। लेकिन जब हम बी डॉट डी आर करेंगे तो अलग अलग पाथ में बी डॉट डी आर की वैल्यू अलग अलग आएगी। तो इसका मतलब क्या है, बी डॉट डी आर की कोई सिंगल वैल्यू आ ही नहीं पा रही है ना। तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हो कि बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड form closed lines, therefore magnetic potential cannot be defined. Since magnetic field lines form closed loop, therefore potential of magnetic field cannot be defined. एटलीस्ट जो कन्वेंशनल तरीका होता है उस तरीके से तो नहीं डिफाइन कर सकते। फिर क्या है, थोड़ी सी एडवांस लेवल ऑफ फिजिक्स में वेक्टर पोटेंशियल की बात करते हैं, है ना। वेक्टर पोटेंशियल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं, है ना। क्यों उसकी क्यों जरूरत पड़ती है, वेक्टर पोटेंशियल की क्यों जरूरत पड़ती है, उसका क्या मतलब होता है, इसके बारे में अपन आगे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा तो अपन बात करेंगे। लेकिन हाँ, जैसा अपन पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए डिफाइन करते थे, वैसा अपन मैग्नेटिक फील्ड के लिए तो डिफाइन नहीं ही कर सकते। ये बात समझ में आती है बच्चों? यस अच्छा, एक चीज हमें और ध्यान रखनी है कि फॉर एनी magnet magnetization per unit volume
remains constant. कहाँ से शोर आ रहा है? जैसे मान लो क्या है, एक कोई बार मैग्नेट है, उसका मैग्नेटिक मोमेंट है m, और उसकी लेंथ है l। अगर हमने क्या किया, इसको l/2 लेंथ के दो टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, l/2 लेंथ के दो टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, तो क्या होगा, इसका मैग्नेटाइजेशन सेम रहेगा। क्या सेम रहेगा बच्चों? मैग्नेटाइजेशन सेम रहेगा इसका, है ना? मैग्नेटाइजेशन सेम रहेगा, और क्योंकि मैग्नेटाइजेशन सेम रहेगा तो वॉल्यूम आधा हो गया है, उसकी वजह से मैग्नेटिक मोमेंट आधा हो जाएगा। मैग्नेटाइजेशन सेम रहेगा, और क्योंकि वॉल्यूम आधी हो गई है उसकी वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट आधा हो जाएगा। इसका मैग्नेटिक मोमेंट m/2 रहेगा, इसका भी मैग्नेटिक मोमेंट m/2 रहेगा। ये बात समझ में आती है बच्चों? यस सर। यस सर। हाँ, मैग्नेट मैग्नेट पर टॉर्क, मैग्नेट की पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम वही फॉर्मूले यूज कर सकते हैं जो कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए यूज करते हैं। मतलब कि अगर टॉर्क लिखना है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में तो वो आप m×b से लिख सकते हैं। अगर पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है तो वो आप -m.b से लिख सकते हैं, है ना? मतलब क्या है, टॉर्क ऑन अ बार मैग्नेट in external magnetic field का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, m×b, या मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क की बात करें तो mb sin थीटा। और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बार मैग्नेट का अगर लिखना तो वो हो जाएगा -m.। What is theta? Theta is angle between magnetic moment of that bar magnet and the strength of external magnetic field. यहाँ पे भी क्या टेंडेंसी होती है टॉर्क की, वो वेक्टर m को वेक्टर b की डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करता है। टॉर्क ट्राइज टू मेक वेक्टर m parallel to vector torque tries to make vector m parallel to vector। ये बात समझ में आती है बच्चों? यस। यस सर। पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बात करें तो एट थीटा इक्वल टू 0 डिग्री
potential energy is minimum. Implies theta equal to 0 degree is position of stable equilibrium. And theta equal to 180 degree पर क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी. Implies it is position of unstable equilibrium. ये बात समझ में आती है बच्चों? ये ऐसा है ना. तो बाकी अपन अगली क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, मैं ये नोट शेयर कर रहा हूँ. अगली क्लास तक कैपेसिटेंस की शीट डिस्कस कर लोगे क्या बच्चों? मतलब एक्सरसाइज 1 कंप्लीट कर लोगे क्या कैपेसिटेंस का? यस सर. यस हाँ सर. ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 1 डिस्कस करेंगे, है ना. और अगर वो पूरा हो गया समय से तो इसको आगे भी करेंगे. आज के नोट्स 2 पार्ट में आएंगे तुम्हारे पास, है ना. इसके अलग आएंगे मैग्नेटिक वाले, और ये अलग आएगा. 2 3 4 5 6 7 ठीक है बच्चों, अगली क्लास में मिलते हैं, है ना.